जब आपने जॉब छोड़ी तो उस टाइम पे आपने सोचा था कि आप बिलियन डॉलर कंपनी बनाओगे और वो बिलियन डॉलर कंपनी बनाने के बाद फाइनेंशियली फ्री पे आओगे? Amit Agarwal, the visionary co-founder and CEO of NoBroker.com. Under his leadership, NoBroker has become India's first property tech unicorn that is a company more than 8,000 crore rupees. कि एक बार आपने डिसीजन ले लिया क्या छोड़ना है, 5 लोगों ने फोन करके तारीफ कर दी कि वाह वाह काश हम भी ये कर पाते और कितना अच्छा डिसीजन लिया है आपने ये वो। फिर आप बैठे हुए हो अपने बिस्तर पे पैर फोल्ड करके और आपको लग रहा है कि अगर आज मैं जाता जॉब तो इतनी सैलरी डिवाइड बाय इतने डेज तो इतने पैसे बनते। फिर उस टाइम कितनी सैलरी थी आपकी? यार उस टाइम में मुझे लगता है करीब हाफ CR तो थी मेरी, और वो बेसिकली जीरो हो गई, और जीरो की जगह नेगेटिव हो गई ना, क्योंकि जितनी EMI है वो बनी हुई है। जब मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ 10 साल पहले, और मैं भूल गया कि बच्चे का एडमिशन कराना है स्कूल में। एकदम लास्ट मुझे पूछा वाइफ ने तो मुझे याद आया कि अरे कहाँ एडमिशन तो सोचा ही नहीं, और फिर जल्दी से जाके जो स्कूल मिला उसमें घटिया से स्कूल में एडमिशन करा दिया। तो एक बार ये हुआ कि हमारे ऑफिस के बाहर 70-80 लोग इकट्ठे हो गए, झगड़ा करना चाहते थे, तो उन्होंने आके फिर हमारे एम्प्लॉइज को बेसिकली मारना शुरू कर दिया, और एकदम से ही पैनिक हो गया पूरे ऑफिस के अंदर। क्योंकि पहले में लगा कि शायद कॉन्वर्सेशन करनी है, वो नाराज हो रहे हैं किसी बात पे, कि नहीं वो तो तोड़ने ही आए हैं ऑफिस। हमारे पास कोई फोन नंबर नहीं जिसमें हम कॉल कर सके, जो है 100 पे ही जाके कॉल किया, और वो पुलिस आई और पुलिस ने हमको डाला वैन में और ले गई पुलिस स्टेशन। ब्रोकर्स को नहीं, हमको ले गई पुलिस स्टेशन। सर, जो मैं आपका पढ़ रहा था उसके में जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ लगी वो थी कि 35 की एज में आप पूरे सेटल थे, जो एक परफेक्ट टैग होता है IIT IIM का वो लगा हुआ है। उस टाइम छोड़ना, जब आप अपना सेकंड बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो बहुत ही डरावनी चीज़ है, क्योंकि अभी मैं 35 का ही हूँ और अभी है तो एक ही बेबी है, सेकंड का तो अटेम्प्ट डर ही लगता है कि उसके लिए भी हम उतने पैसे हैं कि नहीं। तो वो कहाँ से गट्स आया आप में कि वो छोड़ देना उस टाइम पे, और फैमिली क्या सोच रही थी? नहीं तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है आपका, क्योंकि किसी को भी अगर आप बताते हो तो ना ऐसा लगता है इसे लाइफ बहुत ही लीनियर है, कि हम्म, आपने जॉब छोड़ी, फिर आपने स्टार्टअप किया, फिर वो चलने लग गया। बट एक्चुअल के अंदर तो ऐसा है नहीं। हम्म, और ये कहना बहुत आसान है कि हाँ हमने छोड़ दी और चल गया कंपनी, पर 90% लोगों का के साथ तो नहीं चला है, राइट? तो उनकी भी जी। स्टोरी इक्वली इंपॉर्टेंट तो है ही। हम्म, तो आई थिंक एक होता है ड्राइविंग फैक्टर और एक होता है कि सस्टेनेंस फैक्टर किसी भी इवेंट में। तो ड्राइविंग फैक्टर ये था कि मिड लाइफ में आकर 35 इयर्स की एज में आकर जनरली ये अच्छा टाइम नहीं है जॉब छोड़ने का और हम्म, स्टार्टअप करने का। तो लेट बी वेरी क्लियर कि अच्छा टाइम नहीं है, बिकॉज जब आप इस एज में आ जाते हैं मिड 30s में, तो आप ना EMI बिल्ड कर लेते हैं, आप हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्ड कर लेते हैं, जी। और आपकी रिस्क एपिटाइट बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। सही बात है। और आप उस मोड में चले जाते हैं कि अरे स्टार्टअप सब लॉस मेकिंग होती हैं, बेकार है ये तो। हम्म, वो ज़्यादा फायदेमंद है कि आप इसको ना रबिश कर दो स्टार्टअप को, रेदर देन एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन इट। हम्म, तो मैं एक इंटरव्यू देने गया था। जी। तो मैं मल्टीपल जॉब्स कर रहा था, और मैं एक इंटरव्यू देने गया। आह, और उस इंटरव्यू के अंदर जो इंटरव्यूअर था उसने बेसिकली इंटरव्यू लिया मेरा, और उसके और वो मुझसे यंगर था। वो अहमदाबाद का ही था, मेरे ही कॉलेज का था, पर मुझसे यंगर था, एंड ही वाज द CEO स्टार्टअप का। और उसके इंटरव्यू में उसके पीछे पोस्टर लगा हुआ था, स्टार्टअप में लगा होता है, और पोस्टर में लिखा हुआ था, नॉट टेकिंग रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ। हम्म, शुभम विल ऑल्सो एग्री। और तो मुझे लगा कि हाँ, ये रिस्क ऑफ जो ओमिशन है ना, ये नहीं दिखता है आपको। आपको हम्म, केवल रिस्क ऑफ कमीशन दिखता है, लेकिन हम्म, जो आप नहीं कर रहे हो उससे कितना बड़ा आप लॉस कर रहे हो वो नहीं दिखता है। सही बात है। तो मैं तब एकदम उस थिंकिंग मोड में था कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक मोड ही हो जाता है, आप अच्छे कॉलेज से पढ़ लिए, फिर आपने एक जॉब ली, फिर और इंक्रीमेंट हो गया, अगली जॉब ली, फिर आप केवल इंक्रीमेंट चेस कर रहे हो, जी। पर आप कोई भी रिस्क तो ले ही नहीं रहे हो। तो आप बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन की तरह एक ऑर्बिट में उसमें फास्ट घूमने की कोशिश कर रहे हो, हम्म, और जब तक आप ऑर्बिट चेंज नहीं करोगे ना, कुछ भी हम्म, सब्सटेंशियल नहीं हो पाएगा। हम्म, तो वो तो बेसिकली ड्राइविंग फैक्टर था। फिर एक सस्टेनेंस फैक्टर, वो ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि हाँ छोड़ना है, तो वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया कि हाँ छोड़ दो। लेकिन उसके बाद जो अगला 1-1.5 साल था, जो कि बिना बिना किसी फंडिंग के और बिना किसी सैलरी के था, हम्म, वो काफ़ी टफ था, बिकॉज वो इनिशियल यूफोरिया जो होता है डिसीजन मेकिंग का, वो तो ख़त्म हो गया। सही बात हम्म, है। 5 लोगों ने फ़ोन करके तारीफ कर दी कि वाह वाह काश हम भी ये कर पाते और कितना अच्छा डिसीजन लिया है आपने ये वो।
तो वो तो इनिशियल तारीफ तो कर दी, उसके बाद वो अपने बिजी हो गए अपनी लाइफ में, तो किसी के फोन आने बंद। फिर आप बैठे हुए हो अपने बिस्तर पे पैर फोल्ड करके, लैपटॉप खुला हुआ है, 5 कस्टमर हैं साइट पर। और आपको लग रहा है कि अगर आज मैं जाता जॉब तो इतनी सैलरी डिवाइड बाय इतने डेज, अच्छा से वर्किंग डेज से डिवाइड कर लेते तो इतने पैसे बनते। फिर और वो उस टाइम बनते थे आप। कितनी सैलरी थी आपकी? यार उस टाइम में मुझे लगता है करीब हाफ CR तो थी मेरी। और वो एकदम ज़ीरो हो रही है। हाँ, और वो बेसिकली अच्छी सैलरी थी, टॉप फॉरेन बैंक था वो, और वो बेसिकली ज़ीरो हो गई, और ज़ीरो की जगह नेगेटिव हो गई ना, क्योंकि जितनी EMI है वो बंधी हुई हैं। और बेसिकली मेरी वाइफ छुट्टी लेना चाहती थी, सबैटिकल लेना चाहती थी, पर वो ले नहीं सकती है। उसके अलावा जो फीलिंग्स हैं जो आती हैं वो ये आती हैं कि एज एंटरप्रेन्योरशिप में आपको पता नहीं आए क्या होने वाला है, इवन टुडे। तो आप ना कंटिन्यूअस सेल्फ डाउट में रहते हो, और आपको फेज ऑफ यूफोरिया और एंजाइटी रहता है। तो you have this feeling of anxiety, self doubt, unsureness about what will happen in future, क्योंकि पता तो है नहीं क्या होने वाला है। तो वो बूट स्ट्रैपिंग का पीरियड काफी ट्रिकी था। फिर 2 दिन ही होते हैं एंटरप्रेन्योर की जर्नी में, या तो आज होता है आज गूगल ही बना लेगा, या फिर होता है भाई आज तो खत्म ही है। करेक्ट करेक्ट। आई थिंक एक मेरा कोई क्वेश्चन पूछना है आपसे कि जब जॉब छोड़ी तो उस टाइम पे आपने सोचा था कि आप बिलियन डॉलर कंपनी बनाओगे और वो बिलियन डॉलर कंपनी बनाने के बाद फाइनेंशियली फ्री पे आओगे? नहीं, मेरे ख्याल से फाइनेंशियल फ्री पे आना ज्यादा डिफिकल्ट काम था। तो आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। तो हाँ, शायद ये सोचा था कि बिलियन डॉलर बन जाएंगे, लेकिन नहीं सोचा था कि फाइनेंशियली यानी नहीं नहीं, बट आई थिंक इन ऑल सीरियसनेस, मतलब बट आपने सोचा था कि भाई इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी जितनी बड़ी आज नो ब्रोकर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं। और आई थिंक शायद कंपाउंडिंग का यही ब्यूटी है कि जब आप पहले स्टेप पर हो तो आप सोच ही नहीं सकते कि कंपाउंडिंग कितनी बड़ी हो सकती है। मतलब इनफैक्ट मैं तो अभी सोच के, क्योंकि तब आप सोचते हो केवल अगले स्टेप का कि अच्छा अब आप पहले सर्वाइव कैसे कर जाओ, या आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट हो जाए, या कस्टमर आपको एक्सेप्ट कर ले, या आपका 100 रुपये कम से कम रेवेन्यू तो आ जाए, या वो अगर वो आ गया तो अच्छा उसके बाद मैं थोड़ा सा स्केल कर लूँ। अच्छा तो थोड़ा स्केल हो गया है तो क्या मैं रियल एस्टेट के अलावा मैं पैक एंड मूवर भी कर सकता हूँ। तो आपके आपके एंटरप्रेन्योर की लाइफ में कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ चैलेंजेस और माइलस्टोन आते रहते हैं, और आप बेसिकली वो करते रहते हो। पर ये सोचना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आप मैं हाइंडसाइट में जाता और मुझे पता होता कि हमारी पहली फंडिंग हुई थी $10 मिलियन वैल्यूएशन पे, और अगर मुझे पता होता कि $10 मिलियन का वैल्यूएशन 1 बिलियन बनने वाला है 10 साल में, तब मैं अपने पापा से ही बोलता कि आप पैसे डाल दो थोड़े से, क्योंकि वो 100 टाइम्स हो जाएंगे 10 ईयर्स में। तो वो तो आई थिंक किसी को भी नहीं पता है। आई थिंक आप ऑफ कोर्स एक ये हमेशा वो रख सकते हो, आप विजन वगैरह वो लोग बोलते हैं, पर आप अपना बेस्ट दे सकते हो, पर आउटपुट का तो एकदम आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल। और आई थिंक इसी से रिलेटेड एक एनालॉजी है कि मतलब जैसे हम इन्वेस्टिंग में मतलब जैसे स्टार्टअप में क्या होता है, आप ऑल इन जाते हो, आप काइंड ऑफ 100% किसी एक ही मतलब बिकॉज यू आर द फाउंडर, आप एक सिंगल गोल के लिए पूरा ऑल इन हो जाते हो, वेर एज एंड आप खुद ड्राइविंग सीट पे हो, वर्सेस जैसे इन्वेस्टिंग में या मतलब रियल एस्टेट कह लो या बाकी अदर इन्वेस्टिंग जो एवेन्यूज़ हैं, उनमें क्या होता है कि हम दूसरे फाउंडर्स के ऊपर जो है हम काइंड ऑफ पिगी बैक करने की कोशिश करते हैं कि वो ड्राइवर है और हम पीछे बैठ जाएं किसी तरीके से, और भाई हमें भी साथ साथ में ले जाए। तो आई थिंक आफ्टर आपका उसके बारे में क्या सोचना है, और पहले आप उसके बारे में क्या सोचते थे और अब आपका क्या सोचना है? मैं थोड़ा सा व्यू आपका जानना चाहता हूँ उसके बारे में। नहीं, तो उसके अंदर तो मेरा हमेशा से सोचना यही है कि इन्वेस्टर तो पिरामिड में सबसे ऊपर बैठा है, और उसके नीचे बेसिकली फाउंडर्स हैं, और उसके नीचे बेसिकली एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि इन्वेस्टर है जो बेसिकली कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है और उससे फाउंडर काम कर रहा है। तो उस वाले डिसीजन, उस वाले पिरामिड में तो सबसे ऊपर इन्वेस्टर ही है। सर ये क्या बोल दिया आपने? नहीं, नहीं, तो ये ट्रू है। तो शुभम की जो जॉब है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है मेरी जॉब से, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं सर, मेरी नहीं, लेकिन हाँ आप ये बोल सकते हो कि जो बड़े बड़े मतलब फंड्स हैं, आई थिंक वो इतने ज़्यादा स्वीट स्पॉट पे है ना कि वो पूरा दे कैन मतलब यू कैन दे हाँ, कंट्रोल थिंग्स। अब इसके अंदर एक ही है कि, और फाउंडर वाली लाइफ में चूंकि आपने कंप्लीटली पूरी तरह एक ही चीज़ पे फोकस कर दिया है, तो आप मतलब पूरी तरह उसी में इनग्रॉस्ड हो। मतलब आपकी पर्सनल लाइफ भी फॉर एग्जांपल
जब मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ 10 साल पहले, तो मैं शिफ्ट हो गया, वाइफ लोग सब आ रहे थे और मैं भूल गया कि बच्चे का एडमिशन कराना है स्कूल में। और एकदम लास्ट मुझे पूछा वाइफ ने, तो मुझे याद आया कि अरे कहाँ एडमिशन तो सोचा ही नहीं। और फिर जल्दी से जाके जो स्कूल मिला उसमें घटिया से स्कूल में एडमिशन करा दिया। तो ये सब आप कंप्लीटली इनग्रॉस हो जाते हो। बट आई थिंक ये अपने अपने पैशन की बात है। तो आप एज अ इन्वेस्टर, जो लोग इन्वेस्टर हैं उनको इस बात में बहुत ही मज़ा आता है कि वो अच्छे फाउंडर से मिलते हैं, वो पैशनेट फाउंडर से मिलते हैं और उनके लिए वो इन्फेक्शियस है। और फाउंडर्स को इसमें मज़ा आता है कि रात दिन एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि माय जॉब इज़ बेस्ट इन द वर्ल्ड। कि रोज़ एक ही बारे में सोच रहे हैं और अपने आँखों के सामने देख रहे हैं पढ़ते हुए। तो आई थिंक एवरी प्रोफेशन, इफ यू हैव अ पैशन, देन इट गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ जॉय। सही बात। आई थिंक इससे रिलेटेड तो इलॉन मस्क और वॉरेन बफेट में लड़ाई होती रहती है, ट्विटर वॉर चली थी बीच में। ये हमेशा लगे हुए थे कि मतलब आई एम द वन हु एक्चुअली बिल्ड, आप तो सिर्फ कैपिटल मूव कर रहे हो, बट आपने इसका ऑपोजिट दिया है। नहीं, नहीं, मेरे ख़्याल से देखिए एकदम ही ना, बहुत ही, आप अगर इंडिया में ही 1 मिनट ज़ूम आउट करके देखो, तो आप 20 साल पहले देखो, तो 20 साल पहले जब केवल बैंक्स लोन देते थे, तो इतने अच्छे फाउंडर्स, मटेरियल तभी भी था, लेकिन कैपिटल ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे? तो आई थिंक एकदम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि इन्वेस्टर रिस्क लेता है कैपिटल का और फाउंडर अपने टाइम, अपने करियर का रिस्क लेता है, और फिर दोनों लोग बेसिकली मिलके कुछ बनाते हैं। तो आई थिंक दिस वर्सेस दैट तो है ही नहीं, ये तो बेसिकली दोनों लोग मिलके ही कर रहे हैं। राइट। तो आई थिंक इससे रिलेटेड एक फॉलो अप क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने जॉब छोड़ी और आप इस जर्नी पे निकले, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि भाई फंडिंग उठानी है। आई थिंक सारे स्टार्टअप का यही होता है। तो अगर कोई आज स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो वो कैसे फंडिंग उठाए, और आपकी जर्नी में आपने सबसे पहली फंडिंग किससे ली थी? तो देखिए, फंडिंग के में आंसर 1A 1B है। 1A तो ये है कि क्या-क्या चीज़ें एक इन्वेस्टर देखता है। तो आप अगर किसी इन्वेस्टर को अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको 5 चीज़ें पता होनी चाहिए वन वन लाइन में। पहला, कि क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो? क्या आपका यूनिक सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम के लिए, जो औरों के पास नहीं है? आपका मार्केट साइज़ क्या है? क्योंकि अगर मार्केट साइज़ आपका बड़ा नहीं है, तो आपकी प्रॉब्लम कितनी भी यूनिक हो, कितना भी सॉल्यूशन यूनिक हो, सब बेकार है। और आपका अभी ट्रैक्शन कितना है, कितना आपने अचीव कर लिया है, एंड फाइनली आपकी टीम कंपोजिशन क्या है, टीम के लोग कैसे हैं, क्या बैकग्राउंड है उनका। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको फंडिंग के लिए आपको पहुँचानी है सामने। फिर आता है 1B पार्ट, व्हिच इज़ इमोशनल पार्ट, कि आप कितना भी आप डेटा दे दो, लेकिन एक ओवरऑल फीलिंग आपको कम्युनिकेट करनी है इन्वेस्टर को कि आप बहुत पैशनेट हो, और एक फीलिंग ऑफ फोमो देना है आपको कि अगर ये नहीं किया, कि अगर ये स्टॉक में आज इन्वेस्ट नहीं किया तो मिस हो जाएगा और बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वो फीलिंग जो है वो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है उस इन्वेस्टर को, जो आप मीटिंग रूम से बाहर निकलते हो, कि वो फोमो। तो आपके 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट हो गया मैथ्स, एक पार्ट हो गया डेटा, और सेकंड पार्ट हो गया ओवरऑल फीलिंग, जो कि कॉम्बिनेशन है इन पांचों चीज़ों का और आपके बात करने के तरीके का। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे फाउंडर जो कि बहुत अच्छे हैं स्टोरी बिल्डअप करने में, उनको बहुत अच्छा इन्वेस्टर रिस्पॉन्स मिलता है, बिकॉज वो विजुलाइज करा पाते हैं इन्वेस्टर को एक ही रूम में कि क्या फ्यूचर दिखेगा। क्योंकि आप तो स्टार्ट ही कर रहे हो, आपको फ्यूचर विजुलाइज कराना है साथ के अंदर। तो फंडिंग का बेसिकली जर्नी यही है। और पहली फंडिंग जो थी, तो हमें बहुत दिक्कत हुई फंडिंग मिलने में, बहुत ज़्यादा। आज भी कभी आसान नहीं होता हमें फंडिंग मिलना है, लेकिन तब तो हमें बहुत दिक्कत हुई। हम लोगों ने करीब, समझ लीजिए अगर हम 20 इन्वेस्टर से मिलते होंगे तो 19 लोग ना बोल देते थे। तो और हाँ, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मेन उसका रीज़न ये था कि नो ब्रोकरेज का काम ना तो कभी यूएस में हुआ है, ना कभी चाइना में हुआ है, ना 10 साल पहले हुआ था, ना आज है। आज भी कोई नॉन ब्रोकरेज कंपनी नहीं है यूएस में, कोई नॉन ब्रोकरेज कंपनी नहीं है चाइना के अंदर। तो हर किसी का क्वेश्चन होता था कि यार अब कोई मॉडल हो जो कॉपी कर रहे हो तो चलो ठीक भी है, पता है हमें चल जाएगा। ये मॉडल भी कॉपी नहीं कर रहे तो क्या है ऐसा स्पेशल, इतना अच्छा आइडिया है तो बाहर क्यों नहीं हुआ। तो वो नो सुनना ना काफ़ी पेनफुल है। मतलब आप आप मतलब आप एक इंटरव्यू में रिजेक्ट होते तो आपको बुरा लगता है, पर वो बार-बार और आप जब आप एज़ अ फाउंडर जाते हो एक इन्वेस्टर के पास और आप 1 घंटा उसे प्रेज़ेंट करते हो, तो आप पूरी जान लगा देते हो, एंड व्हाटएवर यू आर, व्हाटएवर यू हैव बिल्ट, आप वो सब कुछ सामने प्लेट पे रखते हो। और फिर आपको नो मिलता है तो वो बहुत
सेल्फ बिलीव सेल्फ रिस्पेक्ट को भी काफ़ी हर्ट करता है, पर वो कोई हम्म और तरीका नहीं है, तो आपको उसको सहने की आड़ डालनी ही पड़ेगी, तो वो हम्म तो रेजिलियंस चाहिए ही। आई थिंक मैं आपकी उस बात से काफ़ी रिलेट कर पाया जब आपने बोला ना कि भाई फोमो और स्टोरी वाली चीज़। तो आई थिंक इन्वेस्टिंग में भी जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं सेम बिजनेस में होंगी जो आकर के अपने बिजनेस के बारे में पूरी स्टोरी बता देंगे, ग्रोथ के बारे में भी सब कुछ बता देंगे, तो मार्केट एंड वो फोमो का जो जो वो है वो क्रिएट कर देते हैं कंपनीज अपनी कॉन कॉल्स वगैरह में, तो उनको ही जो वैल्यूएशन है वो बेसिकली काफ़ी डिफरेंट रहती है वर्सेस एक ऐसी कंपनी है जो एक कॉन कॉल भी नहीं कर रही है, जो एक प्रेजेंटेशन भी नहीं निकाल रही है, जो चुपचाप अपना काम करे जा रही हाँ, है। तो आई थिंक आई कुड रिलेट टू इट। नहीं नहीं, बिल्कुल ये बात एकदम सही है। सर जैसे नेक्स्ट है डाइल्यूशन से रिलेटेड, कि जब भी हम फंडिंग ले रहे हैं तो उस टाइम कुछ थिंकिंग मॉडल होना चाहिए हमारे पास कि यार इससे ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करना है, कितनी परसेंटेज उन्हें देनी है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि कितने राउंड्स उठाने पड़ेंगे। तो देखिए, जनरल प्रिंसिपल तो यही है कि आप जितना कम डाइल्यूट कर सको उतना बेटर है, जी। पर इसका ना कोई मैथमेटिकल आंसर नहीं है, क्योंकि ये सप्लाई डिमांड पे डिपेंड करता है। हम्म, अगर आप ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पर बहुत सारे लोग आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप चाहोगे कि मैं मैक्सिमम पैसे मिनिमम परसेंटेज डाइल्यूशन पे उठा लूँ, हम्म, लेकिन इसका रिवर्स भी ट्रू है। तो आई थिंक इसलिए इसके अंदर एज अ फाउंडर तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि मैं इतना पैसा उठाऊं कि मेरा काम भी हो जाए, मैं सेव भी रहूं, पर ओवर नहीं हो कभी। तो इसलिए लोग टिपिकली अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ फंडिंग रेज कर रहे हैं तो वो 20% टाइप, 20 से 25% टाइप डाइल्यूट करते हैं जनरली फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में। लेकिन अगर वो एच और फैमिली ऑफिस से कर रहे हैं तो वो 5 से 10% डाइल्यूट करते हैं। टिपिकली ये रेंज रहती है। जी। आई थिंक इसमें भी जैसे मतलब मैंने तो बहुत ज़्यादा स्टार्टअप इन्वेस्टिंग नहीं करी, लेकिन लोग बोलते हैं कि जैसे जो ये प्राइवेट इक्विटी फंड्स और जो बड़े फंड्स हैं वो लोग बहुत सारी कंडीशंस लगाते हैं आपके ऊपर कि भाई ये नहीं कर सकते, इतना अश्योर्ड रिटर्न होना चाहिए, हमें पहला एग्जिट मिलेगा, एंड वर्सेस आई थिंक उनके पास नेगोशिएशन पावर थोड़ी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू HNI, या फिर अगर आप ज़्यादा लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा उठाते हो तो उसके बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि क्या व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ रेजिंग अ फंड? नहीं तो इससे मैं पूरी तरह डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि ना मुझे लगता है कि ये ना एक र्यूमर टाइप है। मुझे हम्म बहुत लोगों ने मुझे बात बताई है हम्म कि या हम ना तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसा रेज नहीं करना चाहते बिकॉज वो बहुत टर्म्स कंडीशन, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम्म जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, इनफैक्ट मेरा तो जनरली एक्सपीरियंस उल्टा रहा है। हम्म जो एच हैं उनको आप पता उन वो उनमें से बहुत से लोग नए लोग हैं इस इंडस्ट्री में, जिन्होंने हम्म, पास में इन्वेस्ट भी नहीं किया है। सही बात। उनके हाथ पैर जल्दी फूल जाते हैं। ज़रा सा भी बिजनेस कुछ ख़राब होता है वो ज़्यादा घबरा जाते हैं, वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा इंटरवीन करते हैं। और बिकॉज वो संख्या में ज़्यादा होते हैं, बिकॉज 20-30 लोगों ने आगे आके पैसा दिया, तो फाउंडर का वो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। हम्म जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो बेसिकली फेयर टर्म्स एंड कंडीशन करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अपने फेवर में करते होंगे, लेकिन अगर हमारे टाइम में तो हम लोग बहुत ही बुद्धू टाइप के थे कि हम लॉयर भी हमने अलग से नहीं किया, पर आज आज इंडस्ट्री इतनी मैच्योर हो गई है कि किसी भी अच्छी कंपनी के लिए अगर आप अगर किसी फंड को इन्वेस्ट करना है, तो ना केवल फाउंडर को प्रूव करना है फंड को भी प्रूव करना है फाउंडर को कि हाँ, मुझसे पैसा लो। हम्म तो मुझे मेरे इन्वेस्टर्स के बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं कि एक छोटी सी कंपनी है, इसमें छोटा सा चेक डाल रहे हैं, पर वो फाउंडर मेरे बारे में, पार्टनर के बारे में रेफरल चेक करना चाहता है, तो तुम उससे फ़ोन पे बात करो। अच्छा, उल्टा। तो मतलब कहीं 2 मिलियन 3 मिलियन का चेक, जो कि मुझे लगता है कि मतलब आप स्मॉल ही चेक है, उसके लिए भी बेसिकली मेरे साथ बात होती है कि हाँ, ये पार्टनर ठीक है। तो बहुत मैच्योर हो गया है, और अच्छी कंपनी में बहुत बार फाउंडर की पावर ज़्यादा हो गई है, हम्म और इनफ गुड लॉयर्स आर देयर जो इंश्योर करेंगे कि आपको कोई टर्म्स कंडीशन ख़राब पे साइन नहीं करना पड़े। हम्म तो एकदम भी मतलब आई नो कि अप्रोच जनरली फीलिंग यही है कि पी इन्वेस्टर या वीसी इन्वेस्टर बहुत ही जो है ब्लड सकिंग टाइप के हैं और बहुत परेशान करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो वो फेयर कंडीशन रखते हैं, वो ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, उन्होंने बहुत सी कंपनी मैनेज करी हैं, उनको पता है कि अगर हम ज़्यादा शेयर होल्डिंग मांग लेंगे तो ये फ्यूचर में फाउंडर को इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बहुत कम शेयर होल्डिंग लेंगे तो हमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो वो भी फेयर ही करना चाहते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि किसी को भी अगर फंड रेज करने हो और उसकी सिचुएशन डिसेंट हो,
तो उसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ज़रूर अप्रोच करना चाहिए। इंटरेस्टिंग। फिर स्टोरी में वापस आते हैं, अब आपने जॉब छोड़ दिया है, वो जो एक पीक मूवमेंट था सबने तारीफ भी कर दी, घर में भी अब आ गए, लेकिन अब एक्चुअल में प्रोडक्ट बिल्ड करना है, तो आगे क्या हुआ जर्नी में? तो जर्नी बेसिकली प्री फंडिंग वाली तो काफ़ी टफ हो गई, क्योंकि आपको पता नहीं फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है। फिर हमने बहुत सारे इन्वेस्टर से बात करी, ज़्यादातर लोगों ने नो बोला। फिर हमें एक इन्वेस्टर बेसिकली मिल गया, एलिवेशन कैपिटल, विच वाज नोन एज सैफ कैपिटल, सैफ लॉन्ग टाइम बैक। तो उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है, हम पैसे दे देते हैं। तो उन्होंने हमको उस टाइम पे 18 करोड़ दिए, विच वाज 3 मिलियन उस टाइम पे एक्सचेंज रेट के हिसाब से। तो वो 18 करोड़ दिए और हमको बेसिकली हमने वो ले लिए, और हमने एक अपने घर में ऑफिस खोल दिया। और लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा डरे हुए थे साल 1.5 साल की स्टारवेशन से, कि हम ना वो खर्च ही नहीं करना चाहते थे वो पैसे। मतलब जनरली ये होता है कि पूरी दुनिया में सब स्टार्टअप एकदम पैसा उड़ा रहे थे। तो Housing.com भी था, और वो एकदम देवर पेंटिंग द सिटी रेड, खूब सारे एड्स ये वो। और हम लोग इतना केयरफुली खर्च करते थे, क्योंकि हमको एक बिलबोर्ड लगाते थे, हम लोग बिलबोर्ड से ज़्यादा कस्टमर तो आए नहीं, तो बिलबोर्ड क्यों लगाएं फिर से। जबकि आप एक फाउंडर मेंटली समझो, एक फाउंडर भी ह्यूमन ही है। आप ना कोई बिलबोर्ड लगा दो किसी बिजी जंक्शन पे, आपको आपके बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन आएंगे, अरे वाह यार, देखा तुम्हारा तो बिलबोर्ड लगा था, वाह वाह, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अब उसके लिए तो आपको लगेगा वाह, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप मैच देखोगे तो आपको लगेगा बेकार हुआ बिलबोर्ड, क्योंकि तो कस्टमर आए नहीं मुझे। तो राइट। यहाँ पे ना ये बहुत ही वैनिटी मैट्रिक में बहुत ही ट्रिकी है, बिकॉज द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू मेक यू प्लीज यू। लेकिन आपको, आप उस चक्कर में फंस गए तो बहुत पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो आपको, जैसे इन्वेस्टर होता है कि आपको फीलिंग गुड पे नहीं आना, आपको रैशनल पे जाना है। आपका रैशनल ठीक होगा तो आपका डिसीजन ठीक होगा, तो फ्यूचर ठीक होगा। तो तो हम लोगों ने कहा कि भाई हमसे तो पैसे खर्च नहीं हो रहे, हमें समझ में नहीं आ रहा कि इतना बैनर लगाए कैसे होगा। तो हम बहुत ही कंजूसी से खर्च करने लगे, और हमारे इन्वेस्टर्स में ये जोक हो गया कि ये लोग कैपिटल के इंटरेस्ट से चलाना चाहते हैं, ये खर्च ही नहीं करना चाहते। इनफैक्ट 18 करोड़ भी दो दो ट्रांचेस में आना था, 6 करोड़ और 12 करोड़, एंड 6 करोड़ हैड सम कंडीशन, एंड देन 12 करोड़ विल कम। तो इन्वेस्टर ने हमें कूद के बचा हुआ 12 करोड़ दे दिया जल्दी से, कि यार ऐसा ना हो कि शायद ये डर रहे हो तो दे देते हैं इनको। लेकिन हमने बहुत ही कंजूसी से किया। हम कहीं भी जाते थे तो हम तीनों फाउंडर मिड 30s में एक ही होटल रूम में एक्स्ट्रा बेड डाल के एक ही रूम में मैनेज करते थे। अगर बेंगलोर में 2 महीने की गर्मी होती है तो भी हमने वाटर कूलर लिया, वो भी रेंट पे लिया, कभी एसी नहीं लिया। तो बहुत ही ज़्यादा कंजूसी। एम्प्लॉयज़ पर्दे अपने घर से लाके लगा रहे हैं, पर्दे भी नहीं लगाए हमने। तो पर आई थिंक वो बहुत ही अच्छा फेज़ था, जो कि एकदम ग्राउंड अप से हमने स्टार्ट किया। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी हुआ था फिर आपके साथ कि लोग मारने आ गए थे। हाँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली, अभी हाइंडसाइट में तो वो एंटरटेनिंग लगता है, लेकिन तब वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला था, क्योंकि हम लोग बहुत ही मग्गू टाइप के लोग रहे हैं। मतलब कॉलेज गए, पढ़े, जॉब करी, और उसके बाद तो हमको ना ये वर्ल्ड व्यू बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पॉलिटिशियन से बना के रखनी है, या आपको म्यूनसिपैलिटी से बनानी है, या आपको पुलिस से बनाना है। तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक बार ये हुआ कि हमारे ऑफिस के बाहर करीब हमने अचानक देखा कि 70-80 लोग इकट्ठे हो गए। अब फिर अचानक से वो एकदम ही, वो मालूम पड़ा कि वो ब्रोकर्स कम गूंस हैं, और किसी ने, कस्टमर ने उनको बोल दिया है कि नहीं नहीं, हम पहले नो ब्रोकर पर ट्राई करेंगे, फिर आपके आएंगे। तो वो एकदम, वो झगड़ा करने के मूड में थे, वो झगड़ा करना चाहते थे, तो उन्होंने आके फिर हमारे एम्प्लॉयज़ को बेसिकली मारना शुरू कर दिया, और एकदम से ही पैनिक हो गया पूरा ऑफिस के अंदर। जो फीमेल एम्प्लॉयज़ थी वो रोने लग गई, और उनका, क्योंकि उनको क्लाउड का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो उनको ये लगा कि अगर हम मशीन तोड़ देंगे, कंप्यूटर तोड़ देंगे, तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो उनके पॉइंट ऑफ सोचो तो उनका ऑब्जेक्टिव था कि ये क्या क्या बदमाशी है, हम बेसिकली इनको ये ऑफिस तोड़ देते हैं तो हो जाएगा। पर आप ये बैंगलोर जैसे स्टार्टअप शहर में ना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सुना ही नहीं कभी ऐसा। तो इसलिए हमारे लिए तो शॉक हो गया, मतलब समझने में ही पहले, क्योंकि पहले हमें लगा कि शायद कॉन्वर्सेशन करनी है, वो नाराज हो रहे हैं किसी बात पे। ये समझने में कि नहीं, वो तो तोड़ने ही आए हैं ऑफिस, देयर इज नो अमाउंट ऑफ कन्विंसिंग दैट विल सॉल्व इट। वो समझने में टाइम लगा हमको। और हमारा सिधाई का ये वो था कि हमारे पास कोई फ़ोन नंबर नहीं था जिसमें हम कॉल कर सकें। किसी के फ़ोन बुक में कोई फ़ोन नंबर नहीं था।
हमने वो नॉर्मल जो वन है जीरो 100 पे ही जाके कॉल किया, और वो पुलिस आई और पुलिस ने हमको डाला वैन में और ले गई पुलिस स्टेशन। आपको हमको डाला? क्या, ब्रोकर्स को नहीं, हमको ले गई पुलिस स्टेशन, और ब्रोकर वहीं है अभी भी। तो हमें लगा बड़ी अजीब है। उन्होंने हमें कन्विंस करा कि कैसे आपको लोकल लोगों के खिलाफ तो शिकायत दर्ज नहीं करनी चाहिए और सॉल्व हो जाएगा ये वो। तो मैं लगा यार कि लोकल पुलिस तो लोकल ब्रोकर के साथ सिंपैथिया दिखाएगी, हमें हमें तो जानती भी नहीं है वो लोग। तो वो काफ़ी रूड अवेकनिंग थी। थैंकफुली वो एक आयरन ग्रिल डोर था, तो उस ग्रिल डोर में की वजह से हमने रोक लिया। उस टाइम पे एक बंदा इंटरव्यू देने भी आया था, वो फिर कभी नहीं आया। और फिर क्या हो जाता है कि इसके ना बहुत सारे सेके फिर उसके बाद हमको फिर रातों रात ऑलमोस्ट रातों रात खाली करना पड़ा, क्योंकि क्या किया उन्होंने, अब हमें म्यूनसिपैलिटी का रूल भी नहीं पता। मतलब सीधापन बोले या बेवकूफ़ी बोलो, म्यूनसिपैलिटी एक बंदा आ गया, उसने बोला कि आप तो ये रेजिडेंशियल में आप कमर्शियल काम कर रहे हैं, तो सामने भी स्टार्टअप है। आई थिंक सामने सामने शायद स्विगी था। हम सामने भी तो स्टार्टअप है। नहीं नहीं, HSR लेआउट में तो हर अगले घर में स्टार्टअप है। नहीं नहीं, आप कैसे कमर्शियल कर सकते हैं, और आप बाहर निकलिए वरना मैं अभी लॉक कर दूंगा। तो हम इतना भी नहीं सोच पाए कि यार कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, वो कोई नोटिस तो देगा ना, वो रात तुरंत 1 घंटे में कैसे लॉक कर सकता है। हमें उतनी भी नॉलेज नहीं थी, हमें लगा जो लॉक कर देगा तो हमारा सामान अंदर बंद हो जाएगा। तो हम तुरंत लैपटॉप उठाए और सबके सब 100 लोग बाहर निकल गए और डेस्कटॉप छोड़ दिया हमने। तो मतलब इतना हमारा नॉलेज लेवल इतना पुअर था। और फिर हमें समझ में नहीं आ रहा, फिर हमने कॉल सेंटर डिस्कनेक्ट हो गया और वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया कि भाई अभी डिसरप्शन रहेगा थोड़ा ये वो। फिर वो ट्रक भी जब हमारा बाहर सामान लेके निकला रात में, उस ट्रक का भी मोटरसाइकिल से पीछा किया ब्रोकर्स ने कि वो कहाँ जा रहा है ट्रक। तो हमारे पास में पता नहीं था अभी जाना कहाँ है। तो आप सडनली आपको पता नहीं कहाँ जाना, ऑफिस ख़त्म हो गया है। तो फिर हमने 2 छोटे-छोटे ऑफिस ढूँढे, फिर वहाँ पे टेम्परेरी हम लोग शिफ्ट हुए। और जो इसका सेकेंडरी इफ़ेक्ट है वो ये है कि हमें ये समझ में नहीं आया था कि एम्प्लॉइज़ बहुत घबरा जाएँगे। हमें लगा कि शायद घबराए हैं ब्रोकर अटैक से, पर वो फ्यूचर से भी घबरा गए थे कि फ्यूचर में बार-बार ऐसा होगा तो हम कैसे करेंगे, आगे क्या होने वाला है? तो वो बहुत ही एंग्ज़ायटी हो जाती है। तो मुझे समझ में आया कि जब छोटी ही टीम हो, आपको बहुत कम्युनिकेट करना है कि नहीं घबराओ नहीं, अगली जगह जाएँगे, कोई बात नहीं, करना तो यही है हमको। तो फिर हम वो कंटिन्यूअस करते रहे, एंड सरप्राइजिंग थिंग वाज़ कि बहुत सारे कस्टमर्स ने आके सपोर्ट किया सोशल मीडिया पे। और फिर वो प्रॉब्लम जानकर फिर बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन किया जिनके पुलिस में कॉन्टैक्ट थे। फिर वो सब कुछ स्मूथ हो गया। तो मतलब एक बार परेशानी में आते हैं तो बहुत सारे लोग जो कि चुप बैठे हुए हैं, वो भी हेल्प करने आते हैं, तो वो बहुत ही प्लस रहा। और फिर टीम को भी एक वो हो गया कि हम किसी कॉज़ के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक मैं इमेजिन कर पा रहा था कि आपके ऊपर जब कल को अगर कोई मूवी बनेगी तो आई थिंक उसके ट्रेलर में ये दिखाया जाएगा। हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत ही आई मतलब मैं पूरा विजुलाइज कर पा रहा था आई थिंक जब आप बता रहे थे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। बहुत से लोगों को लगता है कि अब तो आपकी इतनी 8,000 करोड़ की कंपनी होगी, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई रीसेंट स्टोरी जो आपको लग रहा है कि अब सिर्फ नेचर ऑफ प्रॉब्लम चेंज हुई है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो अभी भी हैं? नहीं, प्रॉब्लम्स तो कंटिन्यूअसली कोई ना कोई चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि पहले स्केल की, फिर कभी कल्चर की, टीम की। अब अगला गोल जो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी, कि भाई हमको प्रॉफिटेबल होना है। तो प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी अपनी अलग है, क्योंकि अब तक हमने जैसा कंपनी बिल्ड करी वो बिल्ड करी इससे कि पहले फ्री में सर्विस देते हैं, फिर हुआ नहीं हम पैसे लेंगे, फिर हुआ अच्छा हम मल्टीपल सर्विसेज के पैसे लेंगे, फिर हुआ कि अच्छा हम मार्जिन बढ़ाएंगे, फिर अब ये हुआ है कि नहीं है सारी कॉस्ट से रिकवर करो। तो वो भी एक पूरी जर्नी है। तो अभी रिसेंट तो यही है कि पूरी टीम बेसिकली इसी पे लगी हुई है कि कैसे हम नेक्स्ट 1 ईयर में हम लोग प्रॉफिटेबल बने। जी जी जी, शुभम। हाँ, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था कि जैसे एज अ फाउंडर तो आपके पास इतने सारे मतलब काम हैं जो पूरी कंपनी को मैनेज करना है। तो आपका जो एक दिन है टिपिकल डे हाउ डज इट लुक लाइक मतलब इट सीम्स कि ये जैसे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता होगा पूरा दिन कुछ ना कुछ लगा रहता होगा। तो मैं ना इसमें ज़ूम आउट करके ना पहले एक दूसरा चीज़ बताना चाहूँगा जो है कल्चर की, क्योंकि उससे मैं बेटर रिलेट कर पाऊँगा। तो 2 तरह के फाउंडर्स हैं इंडिया में। एक वो हैं जो बहुत माइक्रो मैनेज करते हैं और वो उसको एन्जॉय करते हैं। उनको इस बात में अच्छा लगता है कि ऑफ कोर्स होम पेज पे इस वाले बटन का कलर क्या हो ये तो मैं डिसाइड करूँगा ही। इसमें 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 ऑड बात क्या है, ये तो मैं करूँगा ही डिसाइड, मैं फाउंडर हूँ।
मैंने अपने बारे में डिस्कवर किया, तो मुझे पता नहीं था ये बात, मैंने अपने बारे में बात डिस्कवर करी कि मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ डेलीगेट करने में, मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ कुछ गलती हो जाए तो उसे सहने में। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि आप सब कुछ अपने हाथ से करना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही हो, गलती ना हो। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इट्स ओके, क्योंकि जब मैं और कंपनीज में काम करता था तो मुझे बहुत ही इरिटेशन होता था जब मेरा बॉस मुझे माइक्रो मैनेज करता था, अब ये करो वो करो, और जब मुझे छोड़ देता था तो मैं वही सेम काम बहुत इंजॉय करता था। तो मेरा ऑब्जेक्टिव शुरुआत से ये रहा कि कैसे अपने टीममेट्स को वही इंडिपेंडेंस दें जो कि मैं इंजॉय करता हूँ। और सरप्राइजिंग बात है, जो आप ऐसा करना शुरू कर देते हो आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हो, वैसे ही लोग आपको ज्वाइन करते हैं। तो अगर हम जस्ट फॉर एग्जांपल जो मैं हम 3 को फाउंडर हैं, तो मैं देखता हूँ बिजनेस और सेल्स और ऑपरेशंस, तो उसके अंदर करीब 50 हमारे लीडर्स हैं, ज़्यादातर आईटीएंस हैं, और ये लोग बाकी सारे कस्टमर फेसिंग लोगों को मैनेज करते हैं। और ये 50 लोगों की लीडरशिप टीम 0 से 50 हुई है पिछले 10 सालों में। इसमें से किसी ने नहीं छोड़ा है कभी, एट्रिशन नियर ज़ीरो है। हाँ, कुछ केसेस हैं जिसके अंदर किसी वुमन की शादी हो गई तो हस्बैंड चला गया, या किसी ने एमबीए का एग्ज़ाम दे दिया तो चला गया, तो उनको मैं हटा दे रहा हूँ। पर अदरवाइज़ कोई एट्रिशन नहीं है, करीब-करीब ज़ीरो एट्रिशन है, क्योंकि टीम बहुत ही एन्जॉय करती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेना। अब चूँकि टीम मेनली काम करती है और मैं केवल रिव्यू करता हूँ, तो मेरा पूरा दिन में फर्स्ट हाफ बिज़ी होता है रिव्यू में। तो अगर हमारे 20, 25, 30 छोटे-छोटे फंक्शंस हैं, तो उनमें से हर एक फंक्शन हर दिन फर्स्ट हाफ में अपना नंबर बिताता है, दैट्स इट। उसके बाद अगले 1 डेढ़ महीने उनसे कोई फॉर्मल बात नहीं होगी, वो मिल गए तो बात हुई, वरना कोई बात नहीं। आप अपना काम करो, अनलेस आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो। और सेकेंड हाफ ऑफ द डे इज़ जनरली फ्री, कि आ जाओ, कोई भी बात कर लेते हैं, कोई भी रूम में आ जाओ, और जनरली फ्री फ्लोइंग, कोई भी आइडिया आ गया तो आगे आगे ले लिया। तो मैंने डिस्कवर किया है कि बजाय ऐसे कि कोई टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तब आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, क्योंकि तब आप ज़्यादा सोच पा रहे हो और ज़्यादा आप वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, आपको मिसिंग चीज़ ज़्यादा दिख रही हैं। वरना एज अ फाउंडर तो बहुत ही आसान है इम्पॉर्टेंट फील करना और कैलेंडर को पूरा भर लेना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। आई थिंक वो बहुत फेमस स्टोरी भी है, बिल गेट्स वर्सेस वॉरेन बफेट की, वॉरेन बफेट की डायरी एकदम ही खाली थी। उसका पूरा कैलेंडर भरा था एक-एक उससे, और वो खोलते हैं पूरी खाली। I also remember Warren showing me his calendar, and Oh, I love I had every minute packed, and I thought that was the only way you could do things. And Show this to the audience. Yeah. This, you know, he without has per- days that there's nothing on. that there's nothing on it. Absolutely. Yeah, I'm trying to Some show. of the best. This is the week of April, of which there are only 3 entries for a week. Yeah, there'll be 4 maybe by April. जैसे आप रिव्यू मीटिंग्स वगैरह लेते हैं, लेकिन जो टीम्स हैं उनको एक गोल तो दिया है, तो एटलीस्ट उन्हें ये बताया कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, जो रूट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो फ्रीडम जो रूट की है वो है। नहीं, तो कोई भी अगर सपोज कोई एक फंक्शन है वो आता है, मान लो कोई आप न्यू ज्वाइन नहीं हो और आपको फंक्शन दे रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा ही नहीं कितना करना है, क्योंकि वो तो अकाउंटेबिलिटी हुई नहीं। फिर वो तो बेसिकली ये हुआ कि विजन मेरा है, एग्जीक्यूशन आपका है, विजन भी आपका ही है। आप ही बताओगे बिजनेस समझने के बाद कि आप इसे कितना बड़ा बनाना चाहते हो। मैं बस यही पूछूंगा कि इसका डबल क्यों नहीं। आप जो भी नंबर दोगे मुझे, बस मैं इतना ही क्वेश्चन पूछूंगा, इसका डबल क्यों नहीं सोचा। और जब तक आपके पास का जवाब है कि भाई इसलिए सोचा क्योंकि इतना ही कर सकते हैं या ये कंस्ट्रेंट है, तो बस ठीक है। पर ट्रू अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि विजन भी आपका है, मिस्टेक्स भी आपकी हैं, पाथ भी आपका है। मेरा रोल बस ये है कि हाँ, आप कल्चर ख़राब नहीं कर रहे हो, आप ऐसा से दैट यू आर अ परफॉर्मर बट अ जर्क, तो वो ब्रॉड कल्चर मैं चेक अवश्य करूँगा। और किसी फंक्शन ने अच्छा किया तो वो अच्छी प्रैक्टिस है दूसरे फंक्शन में बताना मेरा काम है, पर उसके अलावा विजन भी मेरा काम नहीं है। मगर कंपनी हमारा लेवल का काम OKR तो वो मतलब भी। मैं आप इसे इन्वेस्टर की तरह समझिए जी। कि अगर फाउंडर का विजन बहुत बढ़िया है तो इन्वेस्टर का विजन तो हमेशा छोटा ही होगा फाउंडर के विजन से। फाउंडर है जो रियली बहुत हाई विजन कर सकता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही है नो ब्रोकर में कि हमें ऐसे 50 ऐसे 100 लोग मिलें जो फाउंडर टाइप एक्ट करें। तो अगर मैं उन्हें विजन बता दूंगा तो अचानक मैंने बोला तो उन्हें फाउंडर पर फिर एम्प्लॉई बना दिया फिर मैंने। मुझे ये हाई टैलेंट डेंसिटी इकट्ठा करना इज ऑल्सो एन आर्ट, कि आप हमेशा वही गार्डनिंग की तरह यू आर हायरिंग एंड अगेन फायरिंग। हाँ, तो अब इसके अंदर आई थिंक एक तो रेफरेंस हमारा बहुत ही स्ट्रांग रहा है, और दूसरा जनरली हम मतलब वी हैव बीन लकी ऑल्सो कि हमें अच्छे लोग मिले हैं।
पर हाँ, इसमें कभी-कभी ये फायरिंग वाला भी जो है एस्पेक्ट इन्वॉल्व होता है। तो साल में कोई एक पर्सन ही ऐसा होता है जो अनफॉर्चुनेटली हमको जाने बोलना पड़ता है, पर वही बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो स्टार्टअप जॉइन करना चाहते हैं इंक्रीमेंट के लिए, वो जो 20-30% आपको इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में उनको स्टार्टअप में काम करने का मन नहीं है। तो वो इंटरव्यू में ज़रूर बोलते हैं, हाँ, मैं आई वांट टू बी अ फाउंडर विदाउट टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क, लेकिन एक्चुअली में वो कॉर्पोरेट का कंफर्ट और वो प्रेडिक्टेबिलिटी चाहते हैं। तो फिर वो कल्चर मिसमैच बहुत जल्दी दिख जाता है। तो वहाँ पर वो हार्ड कॉल लेना पड़ता है, जो कि मेरे लिए पर्सनली बहुत डिफ़िकल्ट होता था पहले। तो पहले मैं बहुत इमोशनल हो जाता था इस बात के लिए और बहुत ज़्यादा डिले भी करता था डिसीजन। लेकिन अब मैंने रियलाइज़ किया है कि आपको ग्रेटर गुड देखना है, और स्मार्ट लोग को सबसे जल्दी आप डिमोटिवेट कर सकते हो नॉन स्मार्ट लोगों को टीम में रख के। तो आप 2 गलती कर रहे हो फिर। आई इस पे थिंक बड़ी ये बात आपकी इंटरेस्टिंग एक बुक है ये वाली, नो रूल रूल्स, शायद आपने ओह! ये इस सुना है मैंने। तो इसने इसी के बारे में बात करी हुई है कि भाई आपको इनका था, इनके एक क्राइसिस आया था तो 120 लोग थे, तो 40 इन्होंने जब लोग हटाए तो ये सोच रहे थे कि बहुत जो बचे हुए लोग हैं वो भी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, हाँ, लेकिन उनका जो आउटपुट है वो बहुत इंक्रीज होने लग गया क्योंकि या। इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट हो गया, एनर्जी वाला और वो सारी चीज़ें। आई थिंक मैं एक रियल इंसिडेंट से कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपने जो बोला। तो मेरा एक फ्रेंड है, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा मेहनती और बिल्कुल ही जैसा आपने बताया वेरी हार्ड वर्किंग। सो इसको काइंड ऑफ मतलब आपने जैसे बताया ना कि जो हाई परफॉर्मिंग लोग हैं वो सबसे जल्दी ऐसा है कि वो मतलब कि वो ऑफेंड हो जाएंगे या कुछ कुछ ना कुछ उन्हें बुरा लग जाएगा कि भाई उन्हें रिटेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि जो इस टीम का मैनेजर था वो आई मीन अकॉर्डिंग टू हिम वाज नॉट वेरी गुड। तो अच्छा। एंड ही डायरेक्टली वेंट टू द डायरेक्टर एंड कंप्लेंट कि भाई ये बंदा एंड दे हायर्ड, वो नया नया हायर हुआ था मैनेजर। तो मतलब उसने जा करके डायरेक्टर को क्लियरली बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है कि भाई ये जो है ही इज़ नॉट गुड फॉर द टीम। और ये क्योंकि वो बिल्कुल समझता ही नहीं था कि टीम, उसको ये नहीं पता था कि हु इज़ डूइंग अ गुड जॉब एंड हु इज़ डूइंग अ बैड जॉब। तो ही वॉज नॉट एबल टू जज प्रॉपरली, तो उसके लिए सब बराबर थे। तो ऐसा इसको लग रहा था। तो बेसिकली इसने 2-3 महीने देखा कुछ हो नहीं रहा था, इसने टीम छोड़ दी। ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड और लोगों ने उस मैनेजर के बारे में कंप्लेंट करी, बट जो डायरेक्टर था उसे लगा नहीं नहीं मैं थोड़ा और टाइम देता हूँ, मैं ये करता हूँ। विद इन 1 ईयर पूरी टीम खत्म हो गई, क्योंकि एक एक करके सबने टीम छोड़ दी और खाली मैनेजर ही रह गया। ओह! नहीं, नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हो। तो अगर आप नो ब्रोकर नहीं कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते? मैं अगर नो ब्रोकर नहीं कर रहा होता तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कोई और स्टार्टअप में बिल्ड करने में हेल्प कर रहा होता, और वो भी बहुत एंजॉय कर रहा होता। अच्छा, तो कोई अगर किसी को आज स्टार्टअप स्टार्ट करनी हो, कोई बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया, शायद आप बहुत स्टार्टअप फाउंडर से भी बातें करते होंगे, कोई एक ऐसा आइडिया जो आपके हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त है, आज अगर किसी को शुरू करना हो तो? ये मेरे ख्याल से तो इतने सारे आइडियाज़ और इतनी सारी इंडस्ट्रीज़, इतने सारे सेक्टर हैं कि बिल्कुल भी मैं नहीं बोल पाऊँगा कि कौन-सा आइडिया ज़्यादा अच्छा होगा। मैं ये बट बोलूँगा कि आप सुबह अगर उठते हो और सुबह से लेकर शाम तक आपको जो-जो प्रॉब्लम आती है, हर एक छोटी-छोटी प्रॉब्लम का बेसिकली सॉल्यूशन ढूँढना है एकदम। तो मेरे ख्याल से अगले 10-20 साल, 10, 20, 30 साल तो इंडिया के ही हैं, और बहुत ग्रोथ आने वाली है, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं, और बहुत सारी स्टार्टअप्स बनने वाली हैं, और लोगों के इंटेंशन में भी बहुत चेंज आया है। अभी 1 डिकेड बैक और 10 साल को बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता। हमें बैंगलोर सिटी में किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिक्रूट करने में बहुत बार उसके पेरेंट्स से बात करनी पड़ जाती थी। पेरेंट्स समझाना पड़ जाता था कि नहीं भाई कंपनी बंद नहीं होगी, वैसे हैं, आप जॉब करने दो इसको। और आज एकदम उल्टा है, आज स्कूल कॉलेजेस में लोग स्टार्टअप इंक्यूबेटर कर रहे हैं, स्टार्टअप के लिए इनकरेज कर रहे हैं। टीवी ऐड में लोग बता रहे हैं कैसे आपका बेटा स्टार्टअप कर सकता है। तो वो बहुत चेंज हुआ है। जी सर, जैसे कोई न्यू एंटरप्रेन्योर है तो नो ब्रोकर का एग्जांपल लेके आप बता सकते हो कि उसकी जर्नी में कुछ तो प्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम्स आती आती हैं, जैसे 0 to 1 में ये प्रॉब्लम आएगी, 1 to 10 में ये आएगी, तो आपके केस में क्या क्या हुआ था और उसका, ताकि वो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सके कि ये चीज़ होगी और अब मेरे को माइंडसेट जो है वो हर बार शिफ्ट करना है। तो देखिए, मेरे ख्याल से ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर आपको कंटिन्यूअसली इनोवेट करना पड़ेगा।
क्योंकि 0 to 1 में आप जो चीज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 0 to 1 अगर करते हो, जी 0 to 1 की जर्नी में आपको खुद कस्टमर से बात करनी है, आपको खुद हर एक छोटा-छोटा सॉल्यूशन करना है, हम्म, आपको खुद हर चीज़ कंट्रोल करनी है, क्योंकि आप ही सीख रहे हो। आपको ही पता नहीं है कि प्रोडक्ट सर्विस देनी कैसे कस्टमर को। लेकिन जैसे ही आप 1 to 10 में आते हो, आपको पीछे बैक सीट लेनी है, वरना आप बन जाओगे मगर हमें ऑब्स्टेकल। पता कैसे चलेगा कि अब ये सेकंड गियर लगाना है, कि अब आप आ चुके हो 1 to 10 वाले में? उसका आपको पता ऐसे चल जाएगा कि आपको लगेगा कि फॉर एग्जांपल मेरे केस में, हम्म, मैं शुरुआत में सारे डिसीजन लेता था, जी तो मेरा पूरा दिन मुझसे कंटिन्यूअसली लोग मेरे पास आते रहते थे। हम्म, अच्छा ये करना है तो क्या करें, अच्छा ये करना है क्या करें। और मुझे दिन के एंड में बहुत ही सेटिस्फाइड फील होता था। बहुत सारे मैंने डिसीजन लिए आज, बहुत सारी चीज़ें करी, तो लगता था कि मैंने बहुत किया है आज काम। क्योंकि आपको ये सेल्फ इम्पोर्टेंस भी लगती है, सेल्फ वर्थ लगती है कि आपने बहुत काम किया है। और उसके बाद धीरे-धीरे आपको कभी-कभी ऐसे इंस्टेंसेस आएँगे, आपको लगेगा कि यार मैं ऑफ़िस में नहीं था, तो कुछ चीज़ अटक गई। वो आपको पकड़ना है कि भई वो अब मिस होने लग गया है, हम्म, कि आप पे डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। या कभी टीम शिकायत करने लग जाएगी कि अरे अब ये अगर ये काम हमने किया होता, तो हमसे बेटर कर लिया होता। तो ऐसा ही लोग बोल देते हैं ना। कोई आप धीरे-धीरे वो लोग बोलने लग जाएँगे कि ना वो आपने इंटरव्यू लिया था इसलिए अच्छा नहीं लगा, मैं इंटरव्यू लेता तो बढ़िया बंदा लेता। तो आपको नाराज़ नहीं होना, आपको कैच करना है कि भई आपकी अब जो है, अब टीम माँग रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम्म, तो अब टीम को दो। जी तो फिर ये सेकंड फेज़ वो है जब टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। हम्म, फिर थर्ड फेज़ में वापस उल्टा होने लग जाता है कि टीम और लीडर्स इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि उनको लगता है कि उन्हें सब आ गया है, हम्म, और वो कस्टमर से फिर बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो सेम बिज़नेस बहुत दिनों चला रहे हैं। फिर आपको सबको फ़ोर्स करना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पे एकदम रूल हो गया है कि आपको महीने में 3 से 4 बार फिज़िकली जाके कस्टमर से मिलना है फाउंडर एज़ अ को लीडर। तो आपको ऑफ़िस से निकलना है, कस्टमर जाना है, कस्टमर घर पेंटिंग हो रही है, क्लीनिंग हो रही है, पैकर मूवर हो रहा है, वो घर ले रहा है, बेच रहा है, और आपको उससे फ़ेस टू फ़ेस मिलना है और उसके साथ फ़ोटो खिंचानी है और उसे पूछना है। हम्म, और वो जितनी गाली देगा वो सुननी है। तो प्रोडक्ट में कुछ बोलेगा, मार्केटिंग में कुछ बोलेगा, ऑपरेशन में कुछ बोलेगा, सब सुननी है। ताकि कभी ऐसा ना हो, क्योंकि ये वो स्टेज है जहाँ पर अगला स्टार्टअप आपका धंधा खाने के लिए बैठा हुआ है। हम्म, क्योंकि हम क्यों ये कर पाए, क्योंकि जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म थे 99 और मैजिक ब्रिक, उन्होंने माना कि यार ब्रोकर के बिना नहीं हो पाएगा कभी। हम्म, तो उन्होंने अपने 10 to 100 की जर्नी में उन्होंने अपने लीडर्स को नहीं बोला कि तुम जाओ कस्टमर से मिलो, अनलर्न करो। जी तो हमारा चांस आ गया। हम्म, अब हमें कोई और हटा सकता है अगर हम कस्टमर से बात नहीं करें तो। हम्म, तो ये थर्ड जर्नी वैसी है जो जी वापस थोड़ा 0 to 1 से थोड़ा मैच करती है। तो आपकी ये जो पूरी जर्नी है, जैसे जो आप आई थिंक टेम्पलेट्स बता रहे हो कि 0 to 1 में ये एक्सपीरियंस हुआ, बट उसमें कुछ ना कुछ लर्निंग्स मिली, तो आपने कुछ बुक्स वगैरह या उससे रिलेटेड और चीज़ें सीखी एंड दैट इज़ हाउ यू केम टू नो, या फिर आप मतलब बाय एक्सपीरियंस जो है आपने ये सब सीखा? और अगर कुछ बुक्स थी तो कुछ आई थिंक कोई नए फाउंडर्स को इफ़ यू वांट टू रिकमेंड एनी बुक। हाँ, तो मैं बेसिकली हमेशा ही क्या कहते हैं, बहुत सारी मुझे बुक्स पढ़ने का मुझे शुरू से बहुत शौक है और मुझे बहुत रिलैक्स करता है वो बुक्स। तो बुक्स मैंने बहुत सारी पढ़ी। जैसे एक बुक है हार्ड हार्ड थिंग्स। थिंग्स बेन बहुत ही हॉरोविट्ज फेमस बुक है वो। तो वो वाली बुक तो एकदम ही हर किसी को पढ़नी ही चाहिए। फिर मुझे ये भी लगता है कि एक ओपन सीक्रेट ये है कि बहुत सारे फाउंडर्स के इंटरव्यू अवेलेबल है यूट्यूब पे, लेकिन बहुत कम एक्चुअल फाउंडर्स और फाउंडर्स की वीडियो देखते हैं। बहुत ही वॉनाबी फाउंडर्स तो देखते हैं, पर जो फाउंडर बन जाते हैं ना, वो देखते नहीं हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। पर वीडियो फॉर्मेट ऐसा है जहाँ पर आप ज़्यादा प्रिटेंड नहीं कर सकते हैं। लाइव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लाइव का जवाब दे रहे हैं, तो आपका मोस्ट नेचुरल सेल्फ निकल के आता है। जी तो आई थिंक बुक के बाद सेकंड नंबर पे बहुत सारे वीडियोस भी हैं, आप वर्ल्ड में हर किसी का देख सकते हैं। थर्ड, मैंने ये भी कोशिश करी कि मैं और फाउंडर से जाके मिलूं, हम्म, और मैंने अपने ही एज ग्रुप के और फाउंडर्स को कोल्ड कॉल किया कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो आई रिमेंबर कि 10 years बैक आई मेट हर्षा फ्रॉम स्विगी आउट ऑफ नोवेयर। तो वो भी शुरुआत में वो सरप्राइज कि कुछ काम है क्या, नो ब्रोकर से कुछ हमें टाई अप करना है, कुछ भी नहीं है ऐसा, बस मिलना था। एंड देन वी स्टार्ट मीटिंग, तो फिर हमारी दोस्ती हो गई कि हाँ भाई ठीक है। तो उसी तरह से आई मेट लॉट ऑफ फाउंडर्स, और क्योंकि सबकी जर्नी सिमिलर होती है, उससे भी बहुत लर्निंग मिलती है। सर जिसको आप कैटेगराइज करोगे 1 2 3 में, तो फर्स्ट कौन सा मेरे होगा? ख्याल से सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बुक्स में मल्टीपल तरह के केसेस आते हैं।
लेकिन वो वन वे कॉन्वर्सेशन है, बुक आपको अकेले बता रही है, पर आप बुक चूज कर सकते हो। यूट्यूब वीडियोस के अंदर आपको ज्योग्राफी का कंस्ट्रेंट नहीं है, आप यूएस के लोगों से का भी देख सकते हो। इंडियन फाउंडर से मिलने में टू वे कॉन्वर्सेशन है, आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, वो समझा सकते हैं आपको, इंडियन कॉन्टेक्स्ट और क्लियर हो सकता है। तीनों का अपना अपना फ्लेवर है और तीनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। मेरे ख्याल से कोई एक चूज़ नहीं करना चाहिए, जैसा आप कहो तीनों को ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये वाली वो जर्नी ये है कि जिसके अंदर आपको पता नहीं करना क्या है, आप भी फिगर आउट ही कर रहे हो और नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसके अंदर, तो जहाँ से जो हेल्प मिल सके आप ले लो। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे इंडियन फाउंडर्स का अप्रोच हो जाती है, क्योंकि आप जिस टीम आपकी टीम ना आपको बहुत कोशिश करती है चढ़ाने की कि आप तो बहुत बड़े स्टड हो और आपने तो कंपनी फाउंड करी हो, देखो कंपनी कितना अच्छा कर रही है, तो आपको ये फीलिंग बहुत जल्दी आ सकती है कि यार मुझे सब आता है, लोग ही तो मुझसे ज्ञान पूछ रहे हैं, मेरा ही तो यूट्यूब इंटरव्यू हो रहा है, मैं किसी और का क्यों देखूंगा। तो आपको बहुत जल्दी ना पेड़ पे लोग चढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो आपको एकदम कॉन्शियस रहना है कि नहीं भाई कुछ नहीं आता मुझे, मैं भी सीख ही रहा हूँ और मुझे कॉन्स्टेंटली कोशिश करनी है और सीखने की। वरना मतलब बहुत सैड स्टोरीज भी हैं कि बहुत हाई पोटेंशियल लोग फिर नहीं कर पाए उतना जितना वो कर सकते थे। फाइनली आई थिंक अगले 5 सालों में आई थिंक आप नो ब्रोकर की जर्नी में कहाँ देखते हैं, वो मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्ट है जानने में। तो एक तो बेसिकली है फाइनेंशियल और दूसरा है इमोशनल। तो फाइनेंशियली तो आई वुड वांट कि नो ब्रोकर आज से 5 साल के बाद प्रॉफिटेबल कंपनी हो, ऑफ कोर्स लिस्टेड कंपनी हो और हम अच्छा कर रहे हो, शेयर होल्डर वैल्यू कर रहे हो क्रिएट, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी कर रहे हो, जो हमारे पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हमने पैसे बना के दिए हैं। तो फाइनेंशियली तो आई वुड लाइक दैट कि हमारा रेवेन्यू बहुत बड़ा हो। इमोशनली आई वुड वांट कि जैसे आज बेंगलोर शहर के अंदर बहुत लोगों को पता है नो ब्रोकर, उसी तरह इंडिया में 20-25 शहरों के अंदर लोगों को अच्छे से पता हो कि नो ब्रोकर है, उनका बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो, तो किसी से मिलें रैंडमली बात करें तो वो अच्छा बोले कि हाँ आपने, क्योंकि आप तो ये फील करते हो कि ठीक है कंपनी के अपने पैसे बना लिए, लेकिन आपने कुछ समाज का भी भला किया कि आप बस कंपनी बनाई पैसे बने और आप निकल लिए। तो ओवरऑल डिड यू लीव द वर्ल्ड इन अ बेटर प्लेस, तो वो भी उम्मीद है कि कुछ सालों के बाद लोग अच्छे से याद रखें नो ब्रोकर को और यूज़ करें। सर जैसे अभी नो ब्रोकर्स ने बहुत सारी सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं एक तो वन कि कौन कौन सी सर्विसेज आपने ऐड करी हैं, और सेकंड फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव जब आप एक नया वर्टिकल ऐड कर रहे हैं तो उसमें माइंडसेट कैसा होता है कि आप टीम अलाइनमेंट कैसे कैसे कर रहे हो, वो कौन से की लोग हैं जो आप रखोगे पुराने बिजनेस को, जो मतलब चलाते रहेंगे, फिर नेक्स्ट क्या होगा। तो नए नए वर्टिकल तो हम इसलिए कर पाते हैं, एक तो हमारी कल्चर की वजह से, क्योंकि हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि रियल एस्टेट ही लोग नहीं कर पाए तो आप 10 चीज़ें क्यों कर रहे हो। पर चूंकि हमारी कल्चर इस तरह की कि हर आदमी अपना विजन लेके आता है, अपना एंटरप्रेन्योर की तरह एक्ट करता है, तो लोग मल्टीपल कर पाते हैं। हमने स्टार्ट किया रियल एस्टेट से। देन योर थर्ड क्वेश्चन वाज कि सेकंड एंड थर्ड आर लिंक। थर्ड क्वेश्चन वाज कि कैसे हम जो है डिसाइड करते हैं कि हम नए नए वर्टिकल करेंगे और कौन कौन लोग उसमें आते हैं। तो हम इसके अंदर अपनी कोई अकल नहीं लगाते, एकदम कॉपी कैट है हम लोग, जो कस्टमर बोलेगा वही हम नकल कर लेते हैं। तो अगर हमें फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि आप रेजिडेंशियल तो देते हो लेकिन वो कमर्शियल वाली शॉप क्यों नहीं पब्लिश करते प्लेटफॉर्म पे, या आप प्लॉट क्यों नहीं करते हम लोग लैंड के, जी। या अच्छा ठीक है आप तो करते हो लेकिन रेंटल एग्रीमेंट कौन कराएगा, या पैकर मूवर में तो केवल 1-2 ब्रांड प्लेयर्स हैं, बाकी हमें पता ही नहीं कौन सा पैकर मूवर ले, या पेंटिंग के अंदर तो हमें व्हाट्सएप में किसी नेबर से पूछना पड़ता है पर अच्छी सर्विस नहीं मिली हमें। तो हम वो सब कैटेगरी हम बेसिकली लॉन्च करने लग जाते हैं। पर काम हमारा ये कस्टमर का सुन लो, कस्टमर क्या बोल रहा है, जी। और अगर कस्टमर बोल रहा है तो वो जेन्युइन डिमांड होगी और उस पर अटेम्प्ट कर लो। तो अभी हम लोग का कोर रियल एस्टेट है, उसमें सब कुछ करते हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, प्लॉट। फिर हमारा होम सर्विसेज है, उसके अंदर हम लोग पैकर मूवर करते हैं, पेंटिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, सैलून करते हैं। फिर उसके बाद हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल है, जहाँ रेंट पेमेंट करते हैं, पर्सनल लोन भी करते हैं, होम लोन भी करते हैं। और फिर एक हमारा नो ब्रोकरहुड है, जिसके अंदर हम लोग सोसाइटी के अंदर हम लोग गेटेड सोसाइटी में हम लोग ऐप देते हैं, तो सोसाइटी मैच करती है और प्रॉपर्टी मेंटेन्स करती है। तो अब हमारे बहुत सारे वर्टिकल्स हो गए हैं। बहुत सारे बिजनेस विद इन बिजनेस। जैसे अभी फाइनेंशियल फ्रीडम आजकल बहुत चला है, फायर मूवमेंट, तो उसके बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है। सबसे पहले तो आर यू फाइनेंशियली फ्री।
तो अब वो तो मुझे नहीं पता कि आगे कैसे खर्चे होंगे। पर फाइनेंशियली एक फ्री तो आठ मुझे हजार करोड़ कंपनी के मालिक अगर फ्री नहीं है तो फिर कौन होगा? पर मेरे ख्याल से देखिए, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल फ्री तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं जी। थोड़ा सा सरप्राइज भी रहता हूँ कि हम में से बहुत से लोग इतना फाइट मारते हैं अपने जॉब में और अपने 2% एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट में, लेकिन ये नॉलेज कि हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हम वो स्टॉक्स ना करें, चाहे म्यूचुअल फंड ही करें, उस पे जो अवेयरनेस है या उस पे जो फाइट है वो कितनी कम है अभी भी, वो काफ़ी मुझे सरप्राइज करती है। तो फाइनेंशियली फ्री का कम से कम मूवमेंट का ये फ़ायदा है कि कम से कम हर कोई आदमी इन्वेस्टमेंट के वीडियो देख रहा है, सोच रहा है इन्वेस्टमेंट के बारे में। क्योंकि अभी भी ऐसा होता है कि मेरे टीम के अंदर भी लोग इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो परसेंटेज इतना स्मॉल है टोटल नेटवर्थ का कि वो कोई नीडल तो मूव कर नहीं रहा है। तो फिर आप कैसे फाइनेंशियली फ्री होगे? जी। तो फाइनेंशियली फ्री तो मेरे ख्याल से बहुत ही अ, बहुत ही नोबल ऑब्जेक्टिव है, बट आई होप कि फाइनेंशियली फ्री का मतलब ये नहीं है कि फिर आप कुछ नहीं कर रहे। फाइनेंशियली फ्री का मतलब ये है कि नाउ यू आर फ्री टू डू एनीथिंग दैट यू वांट। और फाइनेंशियली फ्री कैसे होना है वो भी इम्पोर्टेंट है कि आर यू गोइंग टू स्पेंड 10 साल डूइंग वो ड्रजरी वर्क जो कि आप करना नहीं चाहते हो, एंड देन फाइनेंशियली फ्री? उससे अच्छा ये 2 साल और ऐड कर लो और वो जॉब में शिफ्ट कर जाओ जो आप थोड़ा एंजॉय करते हो। तो आई थिंक ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि फाइनेंशियली, क्योंकि थोड़ा सा एक काउंटर ओपिनियन ये भी है, फाइनेंशियली फ्री एंड नॉट डूइंग एनीथिंग ये दो अलग अलग बातें हैं। और आप जो लोग रिटायर्ड हैं उनसे आप पूछिए, बहुत बोरिंग हो जाता है रिटायर होना। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो बहुत बोरिंग है। तो जो लोग फाइनेंशियली फ्री का रिटायर होना चाहते हैं उनको एक क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है कि आपका कोई पैशन है ना जो आप फुल टाइम करना चाहते हो? वरना कोई पैशन नहीं है, बस फाइनेंशियली फ्री होना है, तो करोगे क्या उसके बाद? सही बात है। That's तो the इसमें कोई नंबर है जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि साल का खर्चा ले लो फिर उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो या 30 उतना अमाउंट हो गया तो इन्फिनिटी तक आपके पास पैसा है? मेरे ख्याल से ये तो शुभम ही बता पाएंगे। बेटर नहीं, आई पता है। थिंक बहुत अच्छा आंसर है। नहीं, आई थिंक आप स्टार्टअप फाउंडर, आई थिंक अगर वैसे नंबर सोचेगा तो फिर तो क्या ही आई बनेगा? थिंक वो गोल कैसे बड़ा करेगा, क्योंकि उसको तो लगेगा भाई मैं फ्री हो गया। तो आई थिंक सही बात है। ठीक है, आई थिंक एनी एडवाइस यू वांट टू गिव टू न्यू फाउंडर्स? तो टू फाउंडर्स हु हैव ऑलरेडी फाउंड अ कंपनी और पीपल हु वांट टू फाउंड अ कंपनी? वांट टू फॉर्म अ कंपनी। अच्छा, तो मैं ये बोलूँगा कि जिस किसी का भी पैशन है जी। कंपनी अपना स्टार्टअप शुरू करने का, उसे हर हालत में एकदम चेज़ करना चाहिए ये। मैं एक प्रैक्टिकल एडवाइस ये दूँगा कि चूँकि चैनल भी फाइनेंशियली फ्री है, तो आप ना थोड़ी-सी मैथ्स कर लो। बहुत बार क्या होता है कि लोग ना अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको आइडिया भी बहुत पैशनेट भी हैं और बस स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद अगर आपने पैसे का ज़रा भी सोचा नहीं है, सिंपल एक्सेल शीट नहीं बनाई है ना, तो 3 महीने में ही ना बहुत प्रेशर आने लग जाता है और फिर एंग्ज़ायटी टेक ओवर ले लेती है। तो आप बस इतना कर लो कि आप ये सोच लो कि अच्छा मुझे साल भर चेज़ करना है, 2 साल चेज़ करना है। आप वर्स्ट केस सोच लो कि अच्छा अभी मैंने किया नहीं हो पाया, तो मैं सपोज़ 1.5 साल बाद या 2 साल बाद मैं बंद कर दूँगा। तो 2 साल के लिए जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, जो इन्वेस्टमेंट लगेगा बिज़नेस के अंदर, वो अप्रॉक्सिमेटली कितना होगा? वो पैसे आज हैं कि नहीं है? चाहे वो नहीं हो तो आप फ्रेंड फैमिली से उधार लो, अलग बात है। पर वो आज है कि नहीं है? वो अगर एक बेसिक मैथ्स है ना, तो आप फाइनेंशियल एंगल से ना फिर आप रोज़ स्ट्रेस में नहीं आओगे। वरना एक इन्वेस्टर से मिलने की जो फ्लाइट है ना, वो भी बहुत चुभने लग जाती है, कि वो पैसे भी हमने करे नहीं हैं। तो एक मेरा एडवाइस ये होगा कि बेसिक फाइनेंशियल कैलकुलेशन आप कर लो बिफोर यू टेक द रियल जंप। और दूसरा मेरा ये होगा कि अगर आपका कुछ भी करने का मन है, तो ये बेस्ट टाइम है और एकदम ही जंप करना चाहिए आपको, बिकॉज़ एज़ अ एंटरप्रेन्योर आई फील दिस इज़ द बेस्ट जॉब इन द एंटायर वर्ल्ड। तो इट गिव्स यू ह्यूज अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस कि आपने कुछ क्रिएट किया है, जो आपने क्रिएट किया है वो बढ़ रहा है। तो बहुत सैटिस्फैक्शन होता है इसके अंदर। पर हाँ, थोड़ा-सा प्लानिंग करना इज़ अ गुड आइडिया। तो इसमें जैसे एक मेरा क्वेश्चन था कि आपने बोला कि 2 साल के बाद अगर नहीं चला मतलब आपने अपने को टाइम दिया हुआ है तो वो कई लोग बोलते हैं कि यार अगर आप ऐसे सोच रहे हो अपने स्टार्टअप के बारे में तो यू आर नॉट अ रियल एंटरप्रेन्योर। इज दिस थ्योरी करेक्ट और व्हाट? मेरे ख्याल से ये माना जाता है कि रियल एंटरप्रेन्योर ना जुआरी है कि हम्म। वो गैम्बलर है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कैलकुलेटेड है। कोई भी एंटरप्रेन्योर देख लो, कैलकुलेटेड रिस्क टेकर है। कोई हम्म। जुआरी कितने दिन चल पाएगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल?
तो रियल एंटरप्रेन्योर वो है जो कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, वो जो सोच सकता है। बेसिकली चार्ली मुंगर का इतना इन्वर्टेड ऑलवेज इन्वर्ट वाला कॉन्सेप्ट है, वो मुझे बहुत पसंद है कि ऑलवेज इन्वर्ट, आप ऑलवेज उल्टा सोचो कि क्या बुरा से बुरा हो सकता है और उसके बारे में प्रिपेयर करके रखो। तो ऑलवेज इन्वर्ट कि अच्छा मैं जो कर रहा हूँ अगर वो नहीं चल पाया 2 साल के बाद तो आप क्या करोगे, जी। तो वो क्लियर होना चाहिए एकदम, उसमें उसमें कोई आई दैट थिंक डजंट मेक यू और लेस ऑफ तुम्हें एन। ये पता कैसे चलेगा कि स्विच जो है अब प्रेस कर देना है? लेट्स से सैचुरेट हो गया बिजनेस, तो आपने सोचा तो बड़ा था, अब ग्रोथ नहीं आ रही, तो एक मिडिल ग्राउंड, एक कई बार तो डेटा बहुत क्लियर होता है, कई बार बीच वाला डेटा आ जाता है। मेरे ख्याल से 2 साल बहुत बड़ा पीरियड है एकदम क्लियर हो जाएगा 2 साल में, और अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप और परस्यू कर लीजिए अगर आपको अभी भी उसमें लग रहा हो। जी। लेकिन इस पे मेरा एक छोटा सा फॉलो अप क्वेश्चन है। तो जैसे इन्वेस्टिंग में क्या होता है, मैं हर चीज़ को कोरिलेट करता हूँ इन्वेस्टिंग से। तो जैसे बहुत बार क्या होता है, हम कोई स्टॉक खरीदते हैं और 2 साल तक नहीं चला, है ना। आपने स्टोरी सोची ऐसे ही चलेगी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्टॉक भाग ही नहीं रहा है, 2 साल हो गए बैठे बैठे, और आपने थक हार के स्टॉक को बेचा, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि उसके बाद भी जैसे मैं छोटी सी क्वांटिटी छोड़ देता हूँ, करेक्ट। मतलब ताकि वो मेरी नज़र में रहे कि भाई जब वो चलना शुरू होगा, स्टोरी उस तरीके से आएगी तो मैं वापस से खरीद पाऊँ, है ना। और क्योंकि मुझे पता है कभी ना कभी वो जर्नी शायद मैं एंजॉय करूँगा, जो कि शायद अभी नहीं हो रही तो 2 साल बाद होगी। लेकिन अब स्टार्टअप्स में क्या होता है, एग्जैक्टली सेम कोरिलेशन कि भाई जैसे अगर आपने कोई स्टार्टअप शुरू करा, बहुत बार आप टाइम से पहले आ जाते हो, मतलब मार्केट ही, आपका आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त था लेकिन मार्केट ही उसके लिए रेडी नहीं था। वही का वही आइडिया 5-7 साल के बाद कोई और करेगा और शायद आपसे बहुत बड़ा कर ले जाएगा, राइट। राइट। जैसे आपने कोई स्टार्ट किया लेकिन भाई जियो आया ही नहीं था, तो लोगों के पास अच्छा इंटरनेट ही नहीं है, लेकिन जब इंटरनेट आया तो इतने सारे इंटरनेट स्टार्टअप सारे के सारे चल पड़े। तो क्या, मतलब इट्स अ गुड आइडिया कि भाई उसकी भी, जैसे आपने बोला कि भाई 2 साल बाद या जो भी आपका टाइम है उसमें छोड़ दो, लेकिन वापस से जो है उसमें घुसा जा सकता है और उसको वेट करो, मतलब क्या उसके बारे में आपका कोई थॉट है? असल में तो पहला तो है लक वाला पर्सपेक्टिव, तो लक वाला तो बिल्कुल है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आप 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करते होगे तो हो सकता है जिसमें आपको सबसे कम भरोसा था सबसे ज्यादा रिटर्न उसने ही दिए। तो आई एम श्योर ये एकदम पॉसिबल है ही और दिखता ही होगा आपको। उसी तरह ये भी पॉसिबल, उसी तरह इन्वेस्ट फाउंडिंग कंपनीज के अंदर भी ये है कि लक तो इम्पोर्टेंट है ही, कि इकोसिस्टम भी रेडी होना चाहिए, कस्टमर भी रेडी होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव सिनेरियो भी ऐसा होना चाहिए कि आप कर पाओ, आपके को फाउंडर भी ऐसे होने चाहिए। तो बहुत सारों में लक तो फैक्टर है ही, इसमें तो बेसिकली कोई डाउट ही नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर कि एवरी फाउंडर जो कि यहाँ बैठा हुआ है, एंड यू में से कि एवरी इन्वेस्टर जहाँ बैठा हुआ है, उसका भी लक तो रहा ही है फैक्टर ऐसा। सही लक बात। का तो आप बिल्कुल भी वो नहीं बोल सकते हैं। हाँ, जहाँ तक इस बात की बात आती है कि कॉलिंग इट क्विट्स का, उसमें मैं बोलूँगा कि उसके अंदर ना, यहाँ पर भी जिस तरह से आपने बोला कि थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, यहाँ पर भी लेयर्ड अप्रोच लोग लेते हैं प्रैक्टिकली। जैसे हिम्मत का क्वेश्चन था कि लोग बेसिकली, क्योंकि उनके पास पैसे लिमिटेड है जनरली लोगों के पास, और मेंटल बैंडविड्थ भी लिमिटेड है। तो मान लो आपने ट्राई किया 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, और आपको फिर दिख रहा है कि अच्छा नहीं चल रहा, नहीं चल रहा ना, क्या नहीं चल रहा? कस्टमर पसंद कर रहा है और फंडिंग नहीं मिल रही, या फंडिंग मिल गई है पर कस्टमर नहीं आ रहे। तो इन दोनों की भी आंसर्स डिफरेंट है और सॉल्यूशन भी डिफरेंट है। तो मैं ये देखा है प्रैक्टिकली कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जब उनको लगा कि अब मैं और ये नहीं कर पाऊंगा, या तो पैसे की वजह से या किसी और वजह से, तो या तो उसे कम्प्लीटली बंद कर देते हैं या फिर उसे साइड में चलने देते हैं और कोई जॉब कर लेते हैं कि ठीक है इसको देखेंगे कि आगे कैसा होगा। तो उसके अंदर भी लेयर्ड अप्रोच लोग लेते हैं, पर ये ना हर किसी के मेंटल स्ट्रेंथ, पैशन और ट्रैक्शन का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव नंबर क्या है उसके कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। पर मेरा बस पॉइंट ये था कि चूंकि आपने एक बहुत आपको एनर्जी लगती है कुछ अपना स्टार्ट करने में, तो इसलिए मेरा सजेशन ये था कि आप बेसिक फाइनेंशियल करेक्शन कर लो, क्योंकि एक बार आप उसे बंद करोगे ना, तो फिर कोई एक नया स्टार्टअप करने में आपको वापस वो एनर्जी क्रिएट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको बैड एक्सपीरियंस याद रहेगा। तो जो आप कर रहे हो तो जितना लंबा खींच सकते हो उतना पॉसिबल है तो खींच लो। राइट। तो आई थिंक अमित, जैसे क्योंकि आपका बिजनेस रियल एस्टेट से रिलेटेड है, तो आपके हिसाब से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है पर इसमें मैं बोलूँगा कि ना, अगर आप अपने
इमोशनली देखना चाहते हैं कि भाई मेरा एक खुद का घर हो जहाँ मैं रह सकूं, मुझे कोई लैंडलॉर्ड निकाले नहीं, मैं अपनी कील ठोक सकूं। तो अगर वो ऑब्जेक्टिव है तो वो एक घर तो आपको फिर आपको अपना अरेंज करना ही चाहिए, अगर आपका बेसिकली मेन वो ऑब्जेक्टिव है। अब उसके बाद आता है कि इसके बाद अगर मुझे वो नहीं करना या मैं वो कर चुका हूँ, तो अब मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूँ नहीं करूँ, तो मैं यहाँ बोलूँगा कि हाँ, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में रिटर्न पर्सपेक्टिव से एवरेज बहुत हाई नहीं है। कमर्शियल अगर आपको ट्राई करना है तो छोटी कमर्शियल शॉप ट्राई करिए, क्योंकि कमर्शियल शॉप में रिटर्न्स भी 10-12% है, रेंटल रिटर्न्स, और एप्रिसिएशन भी अच्छा है। ओवरऑल मैं डिस्पाइट बीइंग अ रियल एस्टेट फाउंडर, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इक्विटी मार्केट में बिलीव करता हूँ, और मैं इसलिए मैं मुझे लगता है कि आने वाले 10-20-30 साल इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं, और अगर रियल एस्टेट ग्रो करेगा और तो इक्विटी मार्केट भी ग्रो करेगा क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही होगी, तो ये डिस्पैरेट डिसीजन नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए डिसीजन है। तो मेरे ख्याल से तो अगर आप रिटर्न चेस कर रहे हो तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का वर्ल्ड वाइड, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है, वो करना ही चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। मुझे लगता है बहुत कुछ सीखा सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने, और स्पेशली हमने। आई थिंक शुभम तो आपसे मिला है एक बार, मैं भी अगर आया बैंगलोर तो आपसे पक्का मिलूंगा। नहीं भाई, बिल्कुल एकदम, बहुत शुभम से बहुत मजा आया था मिलने के, और शुभम की वीडियो देखते हैं तो शुभम भी, जैसे शुभम ना बहुत अच्छे समझाता है, हम्म। एकदम किस्से की तरह समझाता है वो, जिस तरह शुभम समझाता है एकदम बेसिक्स थे और एकदम ग्राउंड ग्रोथ से ना वो, मतलब अगर सपोज पावर सेक्टर का वीडियो 1 चल रहा होगा तो वो रिमाइंड करता रहेगा व्यूअर को, देखिए हम ना पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, तो मैं आऊंगा स्टॉक्स पे, लेकिन हाँ, पहले समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव वो है। तो मतलब बार बार जो, बट सीरियसली शोन, जो ये बार बार जूम आउट करने की जो हैबिट है ना, बहुत ही अच्छी है। वेरी गुड। तो नहीं, ये तो है, मेरी आदत तो है वैसे, बट लेकिन आई थिंक आप, पता नहीं, आपसे मैं 2 बार मिला और आई थिंक आपसे बात, और अभी भी जैसे हमने बात करी, तो आई थिंक मुझे लगता है आपका भी आई थिंक सेम ही काइंड ऑफ तरीका है, क्योंकि जैसे आप स्टोरीफाई करते हो चीज़ों को, आराम से किस्से की तरह बताते हो, एंड तो वो आई थिंक वो अलग ही तरीके से वो पहुंचती है, काफ़ी बात एकदम फ्रेंडली वे में, काफ़ी मज़ा आता है। एकदम, तो लाइक वाइज शुभम, बहुत मुझे अच्छा लगता है एकदम। और मुझे लगता है कि जितनी क्लैरिटी से तुम बताते हो, वो इस बात का भी सबूत है कि उतनी क्लैरिटी से समझा भी है, हम्म। तभी बता पा रहे हो उतनी क्लैरिटी से। राइट। तो मेरा तो तभी आसान है क्योंकि मैं तो जो काम कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ लेकिन तुम वो चीज़ें बता रहे हो जो तुमने कभी पहले पढ़ी नहीं थी, फिर पढ़ी है और फिर समझी है और फिर बता रहे हो। तो मतलब हैट्स ऑफ, मतलब आई एम रियल रियल फैन जिस तरह से तुम समझाते हो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके बिल्कुल, शुभम, बाय बहुत बाय, जय बढ़िया, हिंद। थैंक मजा यू आया, सर। बिल्कुल।